हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओनली आईएएस में। तो आज का हमारा सेशन यह है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए, इसमें जनजाति लोगों की ज़मीनें और गैर जनजाति लोगों को अंतरिम करने पर रोक लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित संगठन निकाय पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। स्टेटमेंट बी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। स्टेटमेंट सी, राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। आपका सही ऑप्शन है इसका बी। इसमें केवल सही होगा केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। स्टेटमेंट बी, जो व्यक्ति जन्म के नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। स्टेटमेंट सी, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन केवल ए, इसका सही स्टेटमेंट केवल ए है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन डी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ऑप्शन डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण से है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन बी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इसका सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। स्टेटमेंट बी, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था करता है। इसमें पूछा गया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसमें जो भी दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों गलत हैं, ना तो ए सही ना तो बी सही। ऑप्शन डी सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियों किस क्षेत्र में है? संविधान के संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर
एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन डी, केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजना को संबल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन ए, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का कौन से अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन डी, 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विशिष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ऑप्शन बी, भारत न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? ऑप्शन है 86वें संशोधन के द्वारा। अब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।